हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी की आज अपनी 25 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 23 जनवरी तक, 28 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है कंप्लीट कर लिया अपने। इसकी CVT 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं एनटीपीसी CVT 1 के, तो यहाँ से PYQ आप लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी CVT 2 की क्लासेस भी करवा रखी है, तो वहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। ALP के भी CVT 1 और CVT 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप टेस्ट लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें आपको जो भी PDF वगैरह मैं डाला करूँगा तो आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस किया करो। तो जो क्वेश्चन नहीं आए उसको वीडियो में वापस देखा करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपको कोई भी वीडियो आए चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये सवाल है 6600 रुपये का, मतलब अगर रुपये मान लो रुपये मान लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। 7986 हो गया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल था तो ये अमाउंट होगी, है ना। इसमें टन में दिया है तो ये माल दे दिया, कुछ भी है तो चीज तो वही, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ये 2 साल में हुआ है दोस्तों। वृद्धि दर ज्ञात करते हैं, इसका मतलब प्रत्येक साल में कितनी वृद्धि हुई वो आपको बतानी होती है। तो इसमें एक साल का निकालना है, इसको काट लो। 11 से कट रहा है क्या, 11 छिक 66 और ये कटेगा 11 छिक 11 7 77, 11 दूना 22, 11 छिक 66, ठीक है। 11 दूना 22 और ठीक है 6 पे गया। उसके बाद कितने पे कट रहा है, 6 पे कट रहा है क्या, 100 आ जाएगा। और 6 से इसको काटो, 12 और 6 एकम 6। अब देखो 2 साल में कोई धन अपने करते हैं कि 100 से 121 हो गया। एक साल में निकालना हो तो क्या करते हो आप बोलो सर इसका रूट करते हैं, 21 का रूट कर देंगे, है ना। 3 साल हो तो क्यूब रूट करेंगे, 4 साल हो तो पावर 1/4 करते हैं। इसका मतलब 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो 10 से 11 1/10 इंटू 10, 100 आ गया। तो ये 10% इसकी दर आ जाएगी। नेक्स्ट, एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक क्या था। दोस्तों, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। इसका मतलब क्या हुआ, पहले में उसको फर्स्ट जो सेशन था इसके अंदर 25 नंबर मिले, तो सेकंड में कितने, 4 अधिक मिले, मतलब 29 मिले। ये कहते हैं सेकंड में इसको 87 नंबर मिले, इसका मतलब कितने गुना है, 3 गुना। तो ये भी 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 75। तो आंसर आ जाएगा 75। नेक्स्ट, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, CP और SP के बारे में बता रखा है इसने कि 20% लाभ पर बेचने का मतलब होगा 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5। कोई धन है 5, वो 6 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपया लाभ ले रहा है। अब ये कहता है कि प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा, इसका मतलब 20% और ये 4% 24% होगा। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 24/100 कर लो, 4 से किया तो 6 बार, कितने से कटेगा, 4 से 24 और 4 से करोगे तो 25। इसका मतलब कोई धन 25 से कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है, 100 रुपए की कमी की है। क्या किया दोस्तों, 100 रुपए की कमी की है। इसमें आपको एक तरीका आता है कि वो इसमें 100 रुपए की कमी हुई है, इसमें भी 100 रुपए की कमी की है। दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, सेम साइन हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो ये क्या होता है, इनका अंतर करना होता है, डिफरेंस। एक प्लस एक माइनस या पहला माइनस एक प्लस कर रहा है, इसका मतलब दोनों को ऐड करना होता है। ओके। अब दोस्तों इसमें क्या करो आप, इन दोनों के जो रेशियो है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर लेना है। 31 5 155 हो गया, 25 6 150 हो गया, इनका अंतर कितना आएगा, 5। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी आएगी। अब इनके नीचे वालों का गुणा करो, 25 हो गया, ये 31 हो गया, 25 और 31 का अंतर कितना आएगा, 600।
है ना। एक की वैल्यू 600, देखो 5 की वैल्यू पूछी है, 5 की निकल गई डायरेक्ट, ये आ गया आंसर 600। नेक्स्ट, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 और विकर्ण कितना है 16। दोस्तों एक समचतुर्भुज है, ठीक है, इसके अंदर आपको एक विकर्ण दे दिया, कितना लंबे वाला विकर्ण मान लो ये 17 है, और एक विकर्ण सॉरी इसकी लंबाई है, भुजा की लंबाई 17, एक विकर्ण 16 है, तो ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। ये 90 डिग्री पर काटते हैं आपस में, ये पूरा यहाँ पे 90 बनता है, ठीक है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये ट्राइंगल देखो 8, 15, 17 बन रहा है क्या, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये 15 हो गया, ये 15 तो ये भी 15 होगा, कितना हो गया 30। तो 1/2 क्षेत्रफल के लिए d1 इंटू क्या आएगा d2 आएगा, 1/2 विकर्ण करो, एक है कितना दोस्तों 16 और एक कितना निकाल लिया आपने 30, इसको करो 8, 8 दिया 24, तो 240 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज में 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। निवेश की गई राशि, दोस्तों इसमें इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पे इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, इसमें आपको टाइम दिया हुआ 2 साल, देखो 2 ईयर, है ना। तो ये इंग्लिश वाले साथ में पढ़ा करो ताकि आपको कोई भी इसके अंदर गलती है तो आप इसमें से लगा सको। अगर आप हिंदी पढ़ के ये करते तो आपका आंसर आता 8000, ठीक है, तो गलत हो जाता। 3% की दर से देखो एक साल में 3%, तो RT% निकालो, है ना, ऐसा ही होता है, वो RT% ही होता है। कितना आ गया 6%, मतलब 6% की वृद्धि हुई, किसके बराबर है 240 के। 100% का मान निकालना है, कितने गुना है दोस्तों 40 गुना, इसको भी 40 गुना कर दो, कितना आएगा 4000, तो आंसर आना है इसका 4000। नेक्स्ट, 784 स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू टाइल ए फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रूम। देखो दोस्तों ये बोल रहा है कि एक रूम है वर्गाकार, ठीक है, इसके अंदर कितनी टाइल्स लग रही है, इस प्रकार वर्गाकार टाइल्स लग रही है दोस्तों, कितनी 784, कितनी है 784 टाइल्स है। एक टाइल्स बताओ कितनी, इसकी साइड है x, इसकी साइड कितनी है x, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल ही तो निकालना है ना। देखो इसमें दिया हुआ है ईच ऑफ साइड्स ऑफ आर इक्वल टू टाइल, 50 सेंटीमीटर की एक टाइल है, इसका मतलब एक टाइल का एरिया कितना आएगा, एक टाइल का इसका एरिया निकालोगे, इसकी 50 भुजा है तो 50 इसकी भुजा होगी ना, 50 50, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 50 × 50 हो गया। एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है तो 784 का इतना होगा, मतलब पूरे इस कमरे के अंदर ये इतना क्षेत्रफल फैल जाएगा। इसका आपको क्या करना है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल पूरे का क्या है a² बराबर कितना, या x मानिए, क्या x मान लो, ठीक है, x² बराबर होगा दोस्तों 784 × 50 × 50। अब ये मैंने कैसे किया, एक टाइल है छोटी, इसका 50 सेंटीमीटर भुजा है, इसका मतलब इसका एरिया कितना आएगा, इसका आप बोलो सर 50 × 50 हो गया, मतलब 2500 आ गया। एक का एरिया कितना है 2500 हो गया, है ना, तो 784 टाइल्स है तो 784 से गुणा कर देंगे तो ये पूरे कमरे का एरिया हो गया। पूरे कमरे की भुजा x है तो x² बराबर इसकी होगी, तो x की मान आ जाएगा, इसका वर्गमूल करोगे, x का मतलब वर्गमूल किया दोनों साइड में, यहाँ पे 50 आ गया। ये दोस्तों सेंटीमीटर में आया है, आपको मीटर में दिया है तो 100 का डिवाइड कर दो, तो 50 दूनी 100, 2 से इसको काट दिए 14, इसका मतलब 14 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 40 50 इसका दोस्तों माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात करो। दोनों माध्यिकाओं का माध्य बताओ। माध्यिका के लिए दोस्तों आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे पहले छोटी क्या है 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर कितना है फिर 50, उसके बाद 50 आ गया, 20 30 40 50 आ गया, फिर आ गया 70, फिर आ गया 80 और फिर आ गया 90। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी आपको पता है सम संख्या होती है तो 8 में 2 का भाग दो, कितना आएगा 4, तो चौथी और पांचवी को आपको जोड़ना होता है। इसका मतलब 1 2 3 4, ये चौथी और पांचवी को ऐड करके आपको एवरेज निकालना होता है, तो कितना आएगा, इसका एवरेज 50 आएगा। 50 + 50 100/2 करोगे तो 50 आ गया, मतलब पहले वाली माध्यिका 50 आ गई। अब ये कहता है कि आप ऐसा करो, इस 30 को उठा दो यहाँ से,
अब यहाँ पे 120 लिखना है, तो बताओ 120 सबसे बड़ा है तो आरोही क्रम में सबसे लास्ट में आएगा। अब बताओ संख्या तो उतनी रहेगी, ये हटेगी तो 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो वही चौथी और पांचवी, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब चौथी और पांचवी ये 70 और 50 120। 120 का एवरेज किया तो 2 से डिवाइड किया तो 60 आया। ये दोनों माध्य का ये इनका एवरेज बताना है, माध्य कितना आएगा दोस्तों 55। नेक्स्ट, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाइयां क्या होगा। देखो दोस्तों, कोई भी संख्या मान लो n की जगह, है ना, n को आपको 5 से डिवाइड करना है और शेषफल रिमाइंडर में से कितना लाना है, 3 लाना है। तो देखो 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 7 5 के 30, 5 7 35। आप इस प्रकार ऐसे लिखते जाओगे ना तो आप देखना, या तो पीछे 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0, है ना, 5 की टेबल में। तो कोई भी नंबर लोगे आप यहाँ पे, जैसे मान लो आपने 20 नंबर लिया या फिर 30 ले लो, ठीक है, तो इसका 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा जाएगा 20 में, लेकिन 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 20 में 3 ऐड कर दो 23 आएगा। इसका मतलब इकाई अंक कितना आया, 3। अब अगर आप मान लो आपने 25 लिया, 25 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 5 25, है ना, इसमें आपको 3 रिमाइंडर चाहिए तो 3 इसमें ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 3 रिमाइंडर है, मतलब ये 25 और 3 28 आ गई। देखो एक बार तो आ रहा है 3 इकाई अंक, एक बार आ रहा है 8 इकाई अंक, समझ में आई क्या बात है। इसका मतलब 3 और 8 इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य को पूरा करने का निर्णय किया। दोस्तों P फॉर पुरुष, मान लो इतने पुरुष है, 10 दिन में ये काम कंप्लीट कर देते, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, इसका मतलब P-5। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में किया, मतलब P-5 जो भी लोग है उसने 12 दिन में काम कंप्लीट किया, तो पुरुषों की संख्या बताओ। तो इसको काटा 5, इसको काटा 6, तो 5P बराबर कितना आ गया, 6P माइनस का 30। अब ये माइनस क्या इधर ले आओ तो 30 आ गया, ये 5 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, P बचेगा। इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी थी, 30। नेक्स्ट, इसको देखो 7 की पावर 13 प्लस 1, इसको डिवाइड करना है 6 से। दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल हो, आप देखो ये प्लस या माइनस है बीच में, इसका मतलब ये 2 पद बन जाते हैं, 6 का इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी करना है। अब इसमें डिवाइड करोगे, देखो 7 में 6 का डिवाइड करोगे आप, तो 6 एकम 6, कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर बचेगा 1 प्लस का 1, 1 की पावर 13 करो प्लस इस 1 में फिर 6 का डिवाइड करोगे, भाग नहीं जा रहा, मतलब 1 ही रिमाइंडर बचेगा, बटे में 6, 1 की पावर 13 करोगे 1 आएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब है 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो इसका मतलब आंसर दे देंगे 1, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जिससे डिवाइड करवा रहा है ना उसी से करना है कि लास्ट में आपने काट के यहाँ पर इसको काटना पड़े, लेकिन लास्ट में आपको नीचे 6 ही बनाना है। तो 1/3 है, आपको चाहिए 6 से डिवाइड, तो इसको 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो ये देखो 2/6 बन गया, ठीक है ना। ये थोड़े ऊपर लेवल के सवाल आएंगे, उनमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको। नेक्स्ट, ये दोस्तों a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc, यहाँ से आपको देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन प्लस नहीं आएगा। आपको देखना है कि माइनस कहाँ आएगा। देखो इसका पता करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, जिसमें माइनस आ रहा है ना वो पद देखो, एक तो ये पद है और एक ये पद है, इनमें देखो कॉमन क्या है। आप बोलोगे सर इसमें b कॉमन आ रहा है, इसका मतलब b वाला है वो माइनस है, b वाला क्या है, माइनस है, बस। अब आप क्या करो, a माइनस b प्लस c का होल ये कर दो, ये आंसर आ जाएगा इसका, इसके साथ बन जाएगा। तो a क्या है, कितना है, x प्लस वाई, प्लस माइनस करना है x माइनस वाई, और प्लस करना है 2x माइनस का 1, ये पूरा इसका होल स्क्वायर आ गया, इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका बताओ कितना आएगा, इसको सोल्व करो, इसके ये माइनस करोगे तो ये क्या होगा, माइनस का x और प्लस का y बन जाएगा, यहाँ पर अंदर गुणा करोगे माइनस का x और प्लस का y, देखो ये तो कट गया, और ये 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y और माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इसी में ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पूरा खोल के नहीं दिया हुआ ना। नेक्स्ट, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 1920 रुपये खर्च किए। यदि इसकी लंबाई 23 मीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। दोस्तों आयताकार मैदान है, इसका आयताकार का मतलब L प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी
बराबर क्या आएगा, परिमाप आएगा। अब एक बात देखो, 1920 रुपये लगाए आपने पूरे तार लगाने के लिए, 24 रुपये प्रति मीटर है, तो कितने मीटर तार लगाई होगी आपने वो आ जाएगा। इसको डिवाइड करो 24 8 192, इसका मतलब पेरीमीटर कितना आ गया, 80 मीटर। इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, पूरे की लंबाई और चौड़ाई को ऐड किया, परिमाप आया 80। तो L प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। L की वैल्यू 23 है तो B बराबर कितना बच गया, 17। तो यही आपको पूछा था। नेक्स्ट, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/2, मतलब 2 से कोई कितनी होगी भुजा, 3 होगी। अब देखो इसका 2 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे। अब कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता पावर 2 करनी होती है, 3 करनी होती है, 4 करनी होती है। क्यों दोस्तों, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, 6a² होता है। मान लो पहले भुजा 6a1² थी, फिर उसके बाद 6a2² होगी वृद्धि के बाद। देखो 6 तो कॉमन है, कट जाएगा, लेकिन ये भुजा a1² और a2² होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, आयतन में क्यूब होता है, इसलिए अपने इसका स्क्वायर किया। तो a1² मतलब पहले भुजा a थी, देखो ना, पहली a1 होगी, a2 होगी। अब इसका देखो क्षेत्रफल बताना है तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 से कितनी होगी, 9। 5 की वृद्धि कितने पर, 4 पर, गुणा में 100%, 5/4 कितना होता है, 125%। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता हो, लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। तो दोस्तों देखो 8 12 से विभाजित 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, तो बताओ 8 12 और 16 का एलसीएम लो, कितना आएगा, आप बोलो सर 48 आएगा। इसका मतलब वो संख्या होगी 48 के प्लस का 3, ठीक है। रिमाइंडर 3 बचना चाहिए तो इसमें ऐड कर देंगे, ये अपनी संख्या हो जाएगा नंबर। अब ये बोल रहा है कि इसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इसको छोटा कर लो काट के, 7 6 के 42, तो 6k बचेगा यहाँ पे ना, 42 तक तो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, 42k प्लस 6k, इसको तोड़ के प्लस का 3/7, ये 0 हो जाएगा, 7 6 के 42, ये रिमाइंडर बच गया 6k प्लस 3। आप डायरेक्ट देख लो ना, 7 6 के 42 कितना बच गया, 6k प्लस 3 बच गया, 6k प्लस का 3 अपॉन कितना, 7। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो कि 7 से डिवाइड करने पर कहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। आपको बोला है ना कि 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0। तो 1 पुट करो, 6 एकम 6 और 3 9/7 करोगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, देखो है ना। अब देखो 2 पुट करो, 6 दूनी 12 और 3 15/7, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 पुट करो, 6 3 18 और 3 21, 21 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू 3 पुट करने पर वो संख्या आ जाएगी। तो k की वैल्यू पुट करो इसके अंदर 3, यही थी ना ओरिजिनल नंबर। तो 48 इंटू 3 करोगे 144 प्लस का 3 147, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और वैसे आप अगर डायरेक्ट देखोगे तो इसमें देखो 7 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0। 7 से डिवाइड करने पर इसको करके देखो, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना 7 से। तो रिमाइंडर किससे 0 आ रहा है, इसमें से आ रहा है, इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो ये डायरेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो इसको जब भी परिमेयकरण करना हो, √7 प्लस √2, ठीक है, और नीचे √7 माइनस का √2। आपको बताया है जब भी आपको परिमेयकरण करना हो क्या किया करो, जो भी नीचे है ना उसका अपोजिट चिन्ह ले लिया करो। तो √7 प्लस का √2 अपॉन में √7 प्लस का √2। अब दोनों प्लस का ही गुणा किया है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है। अब देखो ये तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो √14 बन जाएगा। ये नीचे आएगा दोस्तों कितना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, बराबर कितना x प्लस वाई अंडर रूट कितना 14, तो 9/5 कर दो प्लस 2/5 अंडर रूट 14 कर दो, x प्लस का y √14 हो जाएगा। अब इसकी तुलना कर दो, देखो x का जो इंडिपेंडेंट है, देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 9/5 होगी। √14 और √14 वाली इसके साथ है, इसका मतलब ये y है, तो इसके साथ कितना है 2/5, तो आंसर हो जाएगा y की वैल्यू 2/5। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3% हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण में
उसे 25 रुपये का लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर ये यदि वह मेज को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता है तो उसे नए लाभ नए हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरी कंडीशन से। क्यों? क्योंकि इसमें नए लाभ और नए हानि है, इसका मतलब बराबर। ओके, जितना लाभ हुआ उतनी हानि होगी, तो मतलब बराबर हो गया, जीरो, ना लाभ न हानि। इसलिए बोला मेज का 8 से 1/3, इसका मतलब क्या हुआ, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जब इसको सोल्व करते हैं, तो आप लोग सर 1/12 होती है। इसका मतलब मेज एम फॉर मेज का 1/12 हानि हुई। इसको चेयर पर 12.5 का 1 कितना आएगा, 8 आएगा, तो 1 लाभ हुआ, मतलब चेयर के मूल्य का 1/8 मेज के मूल्य के 1/12 की हानि के बराबर है ना, संख्यात्मक मान। अब इसको सोल्व करोगे तो m/c आ जाएगा कितना, 12/8, 4×3 = 12, 4×2 = 8, इसका मतलब 3 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसको 3x और 2x कर लो। मेज का मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3x, चेयर का कितना है 2x। अब इसने बोला था पहली कंडीशन में मेज है, तो मेज कितना, मेज का क्रय मूल्य कितना है, सॉरी कितना है, 3x माना है, क्रय मूल्य आया है। इस पे 12.5% का लाभ, इसका मतलब इस पर तो 1/8 का लाभ हुआ है, ये तो पॉजिटिव आएगा, लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस। चेयर कितना है 2x, इस पर क्या हुई है, हानि हुई है, इसका मतलब 8 से 1/3% का मतलब होगा 1/12 की हानि। ये माइनस में लिखोगे तो ये गुणा करके बार माइनस आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हानि हुई, तो ओवरऑल क्या हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ। बस इसको सोल्व कर लो, तो 12 और इसका 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 8 3 24, ये 9x बन गया, 12×2 = 24, ये 4x बन गया, बराबर में कितना 25, ये 5 बचा, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 25 इंटू कितना आ गया 24, 5 से इसको काट दिया 5, x की वैल्यू आ गई 120। देखो मेज का पूछे तो 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x कर दो, 3 से गुणा कर दो, 12×3 = 36, 360। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर प्रत्येक शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होगा। दोस्तों काफी अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्ट इसको कैसे आप सोच सकते हैं। देखो 1391 है, ये कहते हैं इसमें से क्या माइनस करें, है ना, तो जो शेष के रूप में प्राप्त संख्या को इसको 7 से या 9 से या 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए दोस्तों, 3 आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है इसको। देखो 7, 9, 11, इसको आप देखो इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचे, इसका मतलब आप क्या करते हो, एलसीएम, है ना, 7, 9 और 11 का प्लस क्या बोलते हो, रिमाइंडर, तो ये संख्या आ जाती है आपके पास। आपका नंबर क्या आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 7 × 63 और 11, 63 11 का गुणा करो 3, 9 और ये आ गया 6, 693 के प्लस आपका रिमाइंडर कितना है 3 है, तो ये आ गई आपकी संख्या। अब देखो इसके नजदीक लेके जानी है संख्या को, ये तो एक वैल्यू पुट करोगे तो 693 और 3 696 बनेगा, लेकिन एन की के की वैल्यू 2 पुट करो तो आपका नंबर आएगा कितना दोस्तों, 612, इसको 2 पुट करो, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, सॉरी 2 3 6, 2 9 18 आएगा, प्लस का कितना 3, तो ये आ गया 1389 आ गया ना। अब देखो ये वो संख्या है कि इसमें आप डिवाइड करोगे 7 का, 9 का या 11 का तो रिमाइंडर 3 आएगा, ये जो लाइन बोल रहा है ये पूरी सेटिस्फाई होगी। अब ये 1389 है तो आपने 1391 में से कितना घटाया कि 1389 बची है, तो आप बोलोगे सर 2 घटाया, ये तो हो गया इसका पूरा प्रोसेस करने का। अब दोस्तों आप इसको देखो 1391, ठीक है, इसमें देखो कुछ संख्या माइनस करोगे, इसके बाद 9 देखो 9 से डिवाइड करना है इसको, इसका मतलब इसका डिजिटल सम करो, 4 और 1 5, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये 9 तो कट गया, इसका मतलब है 5 संख्या आएगी तो 5 में 9 का डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, रिमाइंडर 5 ही बचेगा। लेकिन 5 में से क्या माइनस करें कि रिमाइंडर 3 आए, ये रहा रिमाइंडर 3 बचाना है, आप बोलोगे सर 2 घटा दो तो 3 बचेगा, तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अनुपूरक नहीं,
इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अनुपूरक कोण नहीं होगा, ये तो 180 डिग्री होता है। अब देखो इसने बोला है कि एक आपके पास क्या है, मीनार दी हुई है, इसके शीर्ष से एक कितना, इसके पाद बिंदु से कितना 16 मीटर की दूरी पर, और एक इसके कितने पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, तो ये 25 हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 16। तो अब देखो ये थीटा कोण है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। आई बात समझ में। अब दोस्तों जब भी आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, देखो a इंटू बी अंडर रूट करना होता है इसकी, ये ऊंचाई आ जाती है। लेकिन ए बी का आपको ध्यान रखना है कहां से कहां तक लेनी होती है। ये पाद बिंदु है ना, इसके पॉइंट से पहला पॉइंट कहां पर मिल रहा है, ये दूरी ए आ गई मान लो। ठीक है, और इसी पॉइंट से लेके ये पूरी दूसरा पॉइंट कहां तक जा रहा है, ये कंप्लीट आनी चाहिए, ये दूरी नहीं लेनी है, ये नहीं आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट दूरी आएगी, है ना। पाद बिंदु, इसका पाद बिंदु है ना, यहाँ से लेके कंप्लीट पॉइंट तक है, तो a इंटू बी का रूट करना है। ये 16 इंटू 25 इसका रूट कर दो, 4 इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, 4 5 20, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 15 सीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रिम की आवश्यकता होती है तो 13 सीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रिम की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं, उसी तरीके से होगा। देखो आपके पास 26 रिम, ठीक है 26 रिम है। अब देखो ये बोला 15 सीट्स की 100 प्रतियां बनानी है, तो ये हो गया काम, बराबर क्या होगा, कितने रिम होगा x, तो कितने बनाने हैं 13 सीट्स की 750 प्रतियां बनानी है, 750 कॉपी बनानी है इसकी। ठीक है, अब इसको काटो, 25 चौके 100 और 25 दिया 75, ये 30 आ गया, 25 दिया 75 30 आ गया। और इसके बाद ये 15 चौके 60 या 15 दूना 30, 2 से इसको काट दिया कितना आ जाएगा 2, 2 से इसको काट दिया 13, 13 और 13 का गुणा किया तो 169 आ जाएगा। इसका मतलब 169 रिम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों माध्य क्या करना है, इनको ऐड करना है सभी को, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल करो इसका, 12 और 10 22, 22 और 16 38, 38 और 18 56, 56 और 20 76, 76 और 6 82, 92 102 और 14 116, 116 और 28 144। इसका माध्य कितना आएगा 18 8 144 होते हैं। ये तो आ गया माध्य। माध्यिका कैसे करनी है, इसको आरोही क्रम में लिखो, सबसे छोटी संख्या 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 18 20। ठीक है, 10 12 आ गई, 16 आ गई, 18 आ गई, 14 आ गई, 20 आ गई, 26 28 आ जाएगा। कितनी है 8 है, तो 8 बटे 2 4, चौथी और पांचवी आएगी ना, 1 2 3 4, इनका एवरेज करो, माध्य निकालो, 18 और 14 का कितना आएगा 17 आएगा, है ना। इनका ऐड बताना था तो इनको ऐड कर दो, 35 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 25 20 और 25 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब भी मिलती है तो पाया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास 2 स्टेशन है, ठीक है, ये ए स्टेशन है और ये बी है। मान लो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी इधर से आ रही है, ये यहाँ पर मिली। अब ये 20 की स्पीड से जा रही है और ये 25 की स्पीड से जा रही है। आप देखो दोस्तों स्पीड का रेशो 20 और 25 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, रेशो 4, 5 के 20 और 5 5 25, तो इसकी स्पीड का रेशो आ गया 4:5। अब देखो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। दोस्तों एक बार ये फॉर्मूला अगर लिख लिया करो, जो भी चीज ना समझ में आए तो आपके आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहीं पर। इसमें बोल रहा था कि टाइम सेम है, इसका मतलब टाइम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ d बराबर है किसके, s के, मतलब s और d बराबर है, इसका मतलब स्पीड का रेशियो है, तो इसका मतलब इसको मैं d का रेशियो भी लिख सकता हूँ दूरी का। अब बताओ इनमें कितने का अंतर है दूरी में, ये 4 है तो ये 5 दूरी तय की है, कितने का अंतर है 1 की वैल्यू कितनी बोली इसने क्वेश्चन में 80, आपको बोला टोटल दूरी तो 4 और 5 9, तो 9 8 75, तो 720 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 खंबे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 48 और 50 है। यदि छोटे खंबे की ऊंचाई 10 है तो बड़े खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखो दोस्तों, आपके पास क्या दिया हुआ है, दो खंबे दिए हुए हैं इस प्रकार, ठीक है। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है आपको 48 और इनके शीर्षों के बीच की दूरी दे रखी है दोस्तों आपको कितनी, 50। अब देखो इनको इससे मिलाया तो ये कितना बनेगा, आप बोलो सर ये भी 48 बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है, एक खंबे की ऊंचाई है 10 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी होगी, 10 होगी। ये ज्ञात करनी है आपको, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताओ आप मेरे को, ये ट्राइंगल बना है, समकोण त्रिभुज है, इसको आप लिखोगे दोस्तों 25/2 या फिर आप 48, ठीक है, x अनुपात 48:50 है, क्योंकि ये कर्ण है ना, ये आधार और लंब हो गया, इसको x मान लिया मैंने। इसमें देखो इसको 2 से डिवाइड किया 24 आया, इसको 2 से डिवाइड किया 25 आया। आप इसको देख के क्या आपको याद नहीं आया कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट आपने रेशियो में बनाया है कि कैसे इसका आंसर ये आएगा, 7 इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तो ये है, इसका मतलब इसका डबल है, ये देखो डबल है, इसको भी डबल कर दो, ये कितना आ जाएगा 14। एक्स की वैल्यू कितनी है 14, 14 ये होगी और 10 ये है, तो कितना हो गया आंसर 24। नेक्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36, इसका मतलब भुजा कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात याद रखना, एक ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 36 है, इसके मध्य बिंदुओं को अगर आप मिला रहे हो, मध्य बिंदुओं को, इसमें एक वर्ग बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इसका 36 है तो इसका अंदर वाले का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 18। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 प्राप्त होते हैं। दोस्तों शेषफल इतने बचाने हैं तो पहले आप इसमें से निकाल दो शेषफल, इसमें से 6 और इसमें से 4, कितना बचेगा 2396, और ये कितना आएगा 1806। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों इन दोनों का। और एचसीएफ देखो अब ऐसे ज्ञात करोगे तो आपको काफी टाइम भी लग सकता है, इसको पता भी नहीं चलेगा कैसे है। आप इसमें ना छोटी संख्या 1806 है, इसका भाग दे दो बड़ी संख्या में, क्योंकि भाग विधि से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। देखो एक बार जाएगा 1806, कितना आएगा दोस्तों 0, ये 9, ये आ गया 5, गलती कर दी क्या, 1806 बचेगा ना, ये 2396 सॉरी 94 है, ये 44 आएगा, तो 14 में से 6 गया 8 आएगा, ये 8 आ गया, और ये 588। अब ये अंदर ले आओ संख्या 1806। अब देखो ये 5 दिए 15 लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, और 3 5 15 और 2 17, तो ये बच गया 2, और ये कितना आ गया 10 में से 6 गया 4, और ये 0, इसका मतलब अब इसको अंदर ले आओ 588। अब इसमें डिवाइड करो, 9 दूनी 18, 42 से कम 42, ये बच गया 6, और ये आ गया 1, तो 42 चौके 168। देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक भाग देते जाएंगे। तो ये अपना लास्ट क्या है रिमाइंडर, इसका भाग दिया तब रिमाइंडर है, इसका मतलब ये अपना एचसीएफ है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 42। नेक्स्ट, इसको डिवाइड करना है दोस्तों, देखो 25 ये 25 कट ही जाना है, 25 और 25 का गुणा करेंगे 625 आंसर आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी कट गए, है ना, 625 आंसर आएगा। चलो अब देखो यहाँ कितना है, इसमें 2 अंक छोड़ के था और नीचे कितना है 2 और 2 4, इसका मतलब ये ऊपर डबल 0 आएगी, मतलब ऊपर 100 आएगा, नीचे 2 अंक छोड़ के डेसिमल बचा है, इसका मतलब ऊपर 0 आएगी। अब ये इसमें कितने अंक है 3 अंक, और 1 अंक ये हो गया, तो 4 अंक छोड़ के हो गया, इसका मतलब नीचे आएगा 4 अंक छोड़ के, मतलब 10 की पावर 4 मतलब 10,000 आएगा, और 25 25 625 आएगा, इससे ये कट जाएगा 2 0, तो 6.25 आएगा आंसर। नेक्स्ट, एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात 3:5 था, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतनों के अनुपात क्रमशः 2, 3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का योग 4300 है तो लक्ष्मण का वेतन याद कीजिए। देखो आपको यहाँ पे लक्ष्मण दे रखा है और क्या दे रखा है गोपाल, इनका प्रीवियस ईयर का दे रखा है दोस्तों, पहले पिछले साल का। पिछले साल में इसका 3 वेतन था, 3 रुपए सैलरी थी, तो इसकी कितनी थी 5। अब देखो प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर का है, आपको नए न्यू ईयर का पूछा है अगले साल का, देखो वर्तमान वर्ष का, इनका ये 2 और 3 का रेशियो दे रखा, मतलब पिछले साल का 2 था तो अब कितना है 3, लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे 2 की वैल्यू कितनी है 3 है, इसका मतलब ये 2 की वैल्यू है तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, न्यू ईयर की, जो वर्तमान प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसका निकालना है आपको।
क्या बात समझ आई क्या? इसी प्रकार इसकी वैल्यू कितनी है, देखो पिछले साल का कितना है 4 पार्ट, तो ये इसके नीचे आएगा, है ना। इसमें 5 बता रहा है, ये 4 है, तो इसके नीचे 5 की वैल्यू निकाल दो नए साल की इसकी, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9/2, और ये कितना आ जाएगा 5 5 25/4। देखो नए ईयर वर्तमान साल के टोटल करो तो ये 4300 के बराबर आना चाहिए, ये दे रखा है इसने। इसको करो 4 निम 36 और 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 86 अपॉन 4 दूनी 8 बराबर किसकी है 4300 की। इसको 100 से काटा, 43 को 100 बार गया, 43 दूना 86, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक बराबर कितना आ गया 400। आपको कितना निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है दोस्तों, ये देखो किसकी, लक्ष्मण की। तो 9/2 की वैल्यू निकालनी है, तो 9/2 इंटू कर दो 400, इसको काटा 200, 200 इंटू 9 किया तो 1800 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, 200 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों इनके बीच में देखो कितनी संख्याएं आ गई 800, ठीक है। 800 संख्याओं को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, फिर 1 बच गया, 7 एकम 7, फिर 3 7 चौके 28, डेसिमल में जाएगी, इसको छोड़ दिया करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोहरे में एक सामान ढोने वाली एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 की स्पीड से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इनकी चाल क्या होगी, माइनस होगी। मान लो गाड़ी की चाल x है, इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसने दे रखी है, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो चाल माइनस होगी। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। ये चाल आगे कितने समय तक दे सकता है, 4 मिनट तक, तो 4 को मिनट को सेकंड में चेंज कर दो क्योंकि सेकंड में यहाँ निकाल लिया ये। बराबर कितनी दूरी तक देख सकता है, 100 मीटर तक। अब इसको सोल्व करो, 5 चौके 20, 20 5 100, 5 से इसको काट दिया, कितना आ गया 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, x माइनस 3 बराबर कितना आ गया 3/2। ये 2/3 था, ये इधर लेके आएंगे तो 3/2 हो गया। x बराबर कितना हो गया 3 प्लस ये 3/2 का मतलब 1.5, तो ये हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट DI है दोस्तों, 100 स्टूडेंट आपको दिए इनका टोटल ना, 100 छात्र। अब इसमें बोला है कि गणित के विषय को निरूपित करने वाले का क्षेत्रीय कोण बताओ, केंद्रीय कोण। तो देखो गणित में कितने हैं 25, टोटल कितनी है 100 है। ये तो परसेंटेज में आ जाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, लेकिन 360 डिग्री से गुणा कर दो तो ये डिग्री में आ जाएंगे। 25 चौके 100, 4 से काटा 90, इसका मतलब गणित का कितना आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, यदि कुल 300 मैच खेले गए तो फुटबॉल में कितने मैच खेले गए। दोस्तों फुटबॉल कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब 300 टोटल में 17% इसमें से कौन से खेले गए हैं, फुटबॉल के, तो कितना आएगा 17 3 51 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टॉपेज पर इससे 1 यात्री उतर जाते हैं, 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे पर आधे यात्री उतर जाते हैं, 12 यात्री नए चढ़ जाते हैं। तीसरे पर गाड़ी पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या 248 है। तो रेलगाड़ी चलना शुरू होने के समय उसमें कितने यात्री थे। दोस्तों इसको दो तरीके से कर सकते हो, शुरू से आप पढ़ते जाओ, वैसे वैसे लिखते जाओ, करते जाओ। अगर पीछे से करोगे तो आपको इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखो पहला तरीका, पहले स्टॉपेज पर 1 यात्री उतर जाते हैं। इसका मतलब मान लो यात्री रेलगाड़ी में कितने थे x, 1/3 उतर गए, इसका मतलब कितने बच गए 2/3 बच गए। अब 2/3 तो पहले वाले बच्चे 96 और चढ़ गए, इसका मतलब अब कितने हो गए दोस्तों 96 हो गए और बढ़ गए। अब कहते हैं कि दूसरे स्टॉपेज की बात कर रहा है, ये पहला स्टॉपेज है यहाँ तक। दूसरे स्टॉपेज पर आधे यात्री उतर गए तो कितने बच गए दोस्तों, आधे बच गए। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। आधे उतर गए तो आधे क्या हो गए, आधे उतर गए तो आधे बच गए। अब क्या हुआ 12 यात्री नहीं चढ़ गए, इसका मतलब प्लस हो गए 12। तो अब ये दूसरा स्टेशन कंप्लीट हो गया। तीसरे पे क्या हुआ दोस्तों, ये बोल रहा है तीसरे पर क्या हुआ, इसके पास 248 यात्री थे टोटल, तो 248 बच गए यहाँ पे। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से इसका पहला इसको हटाओ, ब्रैकेट को हटा दिया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, आपने देखा ये 12 इधर जाएगा माइनस होगा तो कितना बचेगा 236, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/2 है गुना में, इस पूरे के गुना में, तो ये 2 इधर गुना होगा तो 472 बन जाएगा। फिर ये x इंटू 2/3 था, प्लस 96 है, 96 में उधर ले गया, ये माइनस होगा, कितना आएगा 12 में से 6 गया 6 और 16 में से 9 गया 7,
और ये कितना बच गया 3। इसका मतलब x इंटू 2/3 बराबर 376। तो x बराबर क्या होगा 376/2 इंटू 3। 2 से कटा 18 और 2 8 16, 3 8 24, इकाई अंक 4 वाला एक ऑप्शन तो आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी। इसके अंदर 1-2 सवाल थे जो बढ़िया लेवल के सवाल थे और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको वापस से समझा दूंगा। तो इसकी पीडीएफ मैं इसके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो आप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और वहीं से आप इसकी प्रैक्टिस किया करें। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों, ताकि उनको भी अब इसका लाभ मिले, क्योंकि एएलपी की परीक्षा भी है, एनटीपीसी भी है, काफ़ी वैकेंसी है, ग्रुप डी वैकेंसी आने वाली है, तो आपको उनको भी, आपके दोस्तों के भी इसका लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।